तो हो गया था, बेसिक टर्म्स हो गए थे। वर्क डन के बारे में हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था। वर्क डन का साइन कन्वेंशन क्या है, याद करो। क्या क्या वर्क डन का साइन कन्वेंशन था, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। सो वर्क डन by the system is positive, work done on the system is negative। ठीक है, तो दो कन्वेंशन है, दो कन्वेंशन मतलब ये दो रूल्स है जो आपको याद रखना है। ठीक है, सो व्हेन गैस इज एक्सपांडिंग, तो गैस सराउंडिंग पे वर्क करता है, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। उस केस में हम लोग वर्क डन को पॉजिटिव लेते हैं बिकॉज द वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, और जब अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वॉल्यूम नेगेटिव होता है, एंड दैट्स व्हाई वी टेक वर्क डन ऑन द सिस्टम एज नेगेटिव। वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ पीडी। यहाँ पर हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पीडी। तो डीवी डिसाइड करेगा कि वेदर द वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हो गया अपना फिजिक्स का कन्वेंशन वर्क डन का। हीट एनर्जी का भी कन्वेंशन था। हीट का कन्वेंशन था, क्या था, हीट एंटरिंग द सिस्टम, हीट एंटरिंग और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। इसको क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। अगर सिस्टम के अंदर हीट आ रही है ना, एग्जांपल है आप पानी को गर्म कर रहे हो, तो वहां पर पानी जो है उसके अंदर हीट आ रही है कहीं से, तो द हीट इज पॉजिटिव। हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड और लिबरेटेड, तो नेगेटिव, क्योंकि हीट बाहर जा रही है सिस्टम से, तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो ये कुछ कन्वेंशन है जो हमें पता होने चाहिए। फिर हमने कल एक ऑब्जर्वेशन किया था कि व्हेन यू हीट सम काइंड ऑफ सिस्टम then you can change its internal energy, or if you do some kind of mechanical work then also you can change the internal energy of the system. So there is a law related to that and that is your first law of thermodynamics। वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लो, नहीं लिखे हैं तो लिख लो अपने नोटबुक में। समरी पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। साइन कन्वेंशन है ये, these are साइन कन्वेंशन। कई बार हीट जो फ्लो करता है हम लोग क्यू की जगह कई बार dq भी यूज करते हैं। dq also stands for heat that is flowing from one body to another body। कभी q लिखते हैं कभी dq लिखते हैं, तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, तो इनको अगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हो गया, लिखिए, इरेज कर दो। चलो, आज का अपना पहला टॉपिक कौन सा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हेडिंग दे दो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। केमिस्ट्री में पढ़ाया है क्या इससे पहले, किसी को पता है क्या फर्स्ट लॉ क्या है? करेक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, इफ आई सप्लाई हीट टू अ सिस्टम। इमेजिन करो कोई और एक एग्जांपल ही दे देते हैं। लेट अस से मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है और इसको हमने हीट किया, हीट दिया dq, क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द गैस विल राइज, मतलब इंटरनल एनर्जी विल चेंज। So some part of heat is used to increase the internal energy or change the internal energy, and the remaining part of heat will be used to move this piston। गैस एक्सपांड होगा गर्म करेंगे तो, है ना, हमें पता है कोई भी चीज को गर्म करो तो वो एक्सपांड होती है, गैस भी एक्सपांड होगा एंड द पिस्टन विल मूव अप। मतलब क्या होगा यहाँ पर, देयर इज मैकेनिकल वर्क डन। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो heat supplied to the system is partly used to raise its internal energy and the remaining part of the heat is used to do mechanical work।
है ना। स्टेटमेंट अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, बुक में है नहीं सीधा सीधा, तो हम अपना बना लेते हैं। हीट dq added to the system is partly used in changing internal energy dU and rest of it is used to do mechanical work. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हैं, जो भी हीट होगी उसका दो जगह पे यूज होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है लेकिन थर्मोडायनेमिक्स है ना। तो जो भी हीट होगे उसमें से थोड़ा हिस्सा इंटरनल एनर्जी चेंज करने में लग जाएगा और बचा हुआ मैकेनिकल वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग प्रोसेस में इसकी वैल्यू अलग हो सकती है, कुछ केस में वर्क डन 0 हो सकता है, कुछ केस में इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 हो सकता है, तो वो हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आएगा वो वाला पार्ट, ठीक है। वो हम इसके बाद पढ़ेंगे आगे। यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम्पल 4.2 करते हैं इस पर पेस्ट। और ये जो वर्क डन है, वर्क डन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, dw वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस dw, जो भी छोटा छोटा वर्क होगा उसको ऐड कर दो, एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ pd। आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हो, ज्यादातर क्वेश्चंस में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का आपका एग्जांपल 4.2 करने वाले हैं अभी। हमारे व्हीकल के अंदर भी ये लॉ लगता है, टू व्हीलर के अंदर। टू व्हीलर कैसे काम करता है या हमारा इंजन कैसे काम करता है पता है किसी को, हाउ दैट इंजन वर्क्स, कभी नहीं देखा, ठीक है। बाइक जो होती है ना, बाइक का इंजन एक्सपोज होता है, मोपेड गाड़ियों का इंजन उसके अंदर होता है, डब्बे के अंदर, तो दिखता नहीं है। तो बाइक का इंजन देखो, इंजन के ऊपर ऐसा कुछ तो पार्ट होता है, इफ यू सी ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर जैसा होता है, ऐसा कुछ तो लाइन होता है, एंड दैट इज अ प्लग व्हिच इज कॉल्ड स्पार्क प्लग। ये सुना है क्या तुमने? ऐसा कुछ तो ब्लैक कलर का कोटिंग होता है, उसके ऊपर वायरिंग वगैरह होता है, ठीक है। और इसके नीचे आपका चेन बॉक्स और बाकी गियर सिस्टम और ये काफी सारा होता है, ठीक है। सो दिस पार्ट इज योर ब्लॉक पिस्टन, ये मेन इंजन का पार्ट है, ये और ये मिला के ये मेन इंजन का पार्ट है। यहाँ पर कुछ शाफ्ट वगैरह होते हैं, व्हेन यू किक योर इंजन, यहाँ पे बटन स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर एक मूवेबल पिस्टन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो वो पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है, एंड देयर इज अ स्पार्क प्लग, और यहाँ पर फ्यूल के पाइप्स होते हैं जहाँ से फ्यूल अंदर आता है। सो व्हाट इज फ्यूल फॉर योर टू व्हीलर व्हीकल? फ्यूल क्या होता है? सिर्फ पेट्रोल, इट इज पेट्रोल प्लस एयर, दिस इज योर फ्यूल। सिर्फ पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल प्लस ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन ऑब्वियसली हम लोग एयर से लेते हैं, तो पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर रहता है हमारे इंजन के अंदर टू दैट कार्बोरेटर जिसको बोलते हैं, तो वो इन दोनों को मिक्स करके अंदर भेजता है। जैसे ही आप गाड़ी ऑन करते हो तो ये पिस्टन मूव करता है एंड यहाँ पर स्पार्क प्लग स्पार्क करता है। जैसे ही ये ऑयल और पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आएगा, इट विल गेट ब्लास्टेड। वो स्पार्क प्लग है तो वो जलेगा, है ना, और ये ऑलमोस्ट स्प्रे हो रहा है तो वेपराइज कंडीशन नहीं है वहाँ पर, तो ये तुरंत जलेगा। जैसे ही ये जलता है देयर इज सडन एक्सपेंशन, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, जैसे ही पेट्रोल जल रहा है मतलब वो क्या है, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट निकलेगा बाहर। सो आपका इंजन गर्म होता है, इसके वजह से इंजन क्या हो जाता है, गर्म होता है। तो हीट जो सप्लाई हुआ केमिकल रिएक्शन से, जो आपके पेट्रोल ने जलकर हीट सप्लाई किया, वो कहाँ गया, उस इंजन को गर्म करने में लग गया। पहला पार्ट क्या सेम यही होता है, इंजन से गर्म ही होता है? नहीं, उस फ्यूल से क्या होता है, गियर बॉक्स और बाकी सारी चीजें, ये पिस्टन मूव करने वाला है, वो जो गैस है, जो पेट्रोल है, वो जलेगा, जलते ही वो गैस बनेगा, गैस बन के वो एक्सपांड होगा, ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होगा तो देयर इज एक्सपांशन, सडन एक्सपांशन होगा। तो एक्सपांशन की वजह से ये पिस्टन वगैरह मूव करेंगे, ये थोड़ा उल्टा इस तरह होता है कनेक्टेड, और यहाँ पर आपका शाफ्ट होता है, गियर बॉक्स वगैरह होता है, तो ये जैसे अप एंड डाउन मूव करता है, ये शाफ्ट घूमता है, then that shaft moves the gearbox and बाकी सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, there is
हीट विच इज जनरेटेड थ्रू दैट केमिकल रिएक्शन, पेट्रोल और एयर को जलाने से जो होता है रिएक्शन, सो इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। उस हीट का थोड़ा सा हिस्सा टेम्परेचर बढ़ाने में लग जाता है। क्या हमें टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत है इंजन की? नहीं, प्रैक्टिकली वी डोंट वांट दैट। हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ वर्क चाहिए, बट ये आता है, ये बाय डिफॉल्ट आता है। और ये क्यों आता है? इसका सेकेंड लॉ में हम लोग पढ़ने वाले थे। हम लोग ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना सकते जहाँ पर 100% हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर पाए। दैट इज योर सेकेंड लॉ। ठीक है, तो थोड़ा सा हीट एनर्जी वेस्ट होने वाला है यहाँ पर। जो भी इंजन गर्म होगा, फिर पीछे से गर्म गैसेस निकलेंगे एग्जॉस्ट से, है ना, क्योंकि जो जले हुए गैसेस है उसका क्या करेंगे इंजन के अंदर, तो उसको बाहर भी निकालना जरूरी है। तो यही पिस्टन उसको बाहर भी निकालता है और यहाँ पर एग्जॉस्ट प्लग होता है जिससे सारा गैस बाहर निकलता है। तो दिस इज योर इंजन वर्किंग एंड इट वर्क्स ऑन फर्स्ट लॉ। हीट वहाँ फ्यूल से बन रहा है, उसका यूज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने में और मैकेनिकल वर्क करने में। ठीक है, आइडियली व्हाट वी वांट, हमें सिर्फ हीट का वर्क में कन्वर्जन चाहिए, बट ऐसा आज तक एक भी इंजन नहीं बना जो हीट को वर्क में 100% कन्वर्ट कर रहा है ना। दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ क्या है? जितना भी हीट दोगे इंटरनल एनर्जी में जाएगा और वर्क डन में जाएगा। फर्स्ट लॉ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लाता है, फर्स्ट लॉ सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सेकेंड लॉ फिजिकल रिस्ट्रिक्शन लाता है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? कि 100% हीट एनर्जी का वर्क एनर्जी में कन्वर्जन नहीं हो सकता है ना। बहुत सारे अटेम्प्ट आज तक किए गए हैं टू क्रिएट सच काइंड ऑफ मशीन, है ना, जिसको हम लोग परपेचुअल मशीन बोलते हैं। आपने सुना होगा शायद, परपेचुअल मशीन। इसमें भी बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए, बट ये भी नहीं बना पाए, और ऐसा कोई इंजन नहीं बना पाया जिसका 100% एफिशिएंसी हो। ये इंजन है ना, तो क्या हो रहा है? पेट्रोल का यूज हो रहा है कितना? 30% के आसपास यूज होता है वर्क करने में, 70% हीट एनर्जी में वेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा फ्यूल एनर्जी वेस्ट हो रहा है ना, बट हम लोग कुछ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दैट एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल 4.2 करते हैं। A gas enclosed in a cylinder is expanded to double its initial volume. सॉल्यूशन गलत है बुक में, पहले क्वेश्चन समझो क्या है। एग्जांपल 4.2, ठीक है, क्या है देखो। A gas enclosed in a cylinder is expanded to double its initial volume. Initial volume को VI लिख लो, ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? इनिशियल वॉल्यूम अगर VI है तो फाइनल वॉल्यूम कितना? मुक्ता फाइनल वॉल्यूम कितना? इनिशियल वॉल्यूम अगर VI है तो फाइनल कितना? अरे पढ़ो, गैस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर expanded to double its volume, twice of VI, obvious है ना, जो वॉल्यूम है वो डबल हो गया। क्वेश्चन में दिया है सब कुछ, ठीक है, हाँ या नहीं? आगे बढ़े, क्या बोला है फिर? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर P कांस्टेंट है, और वो कितना है? 1 atm। 1 atm कितना पास्कल होता है? ठीक है, कितना पास्कल होता है 1 एटमॉस्फेयर। और क्या बोला है? 1.01। अच्छा, उन्होंने 1.01 दिया, फिर नहीं दिया आगे का, ठीक है। और क्या बोला? हाउ मच वर्क इज डन इन द प्रोसेस, वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अब बुक वाला सॉल्यूशन मत देखना, पूरा गलत है। फॉर्मूला बताओ, वर्क डन का क्या बताया था अभी मैंने? फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल, सही है, ये है ना। dV मतलब आपका वॉल्यूम इनिशियल टू फाइनल। प्रेशर कांस्टेंट है क्या? तो उसको बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर देखो इसको, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा? dV बचेगा। इंटीग्रेशन dV कितना होता है? इंटीग्रेशन dV कितना होता है? याद रखो, इंटीग्रेशन dx होता है x, इंटीग्रेशन dV क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा? ठीक है, सिंपल। तो इंटीग्रेशन dV हो गया v, लिमिट्स आ गए v इनिशियल से v फाइनल, सो दिस विल बी t टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब आपके पास लिमिट होता है हम लोग क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
ठीक है, क्या हो जाएगा फिर वर्क डन इक्वल टू P। अब हमारे पास सारे वैल्यूज है, P का वैल्यू कितना है 1.01 into 10 raised to 5, वो 3 ही ले रहा हूँ मैं, बुक में नहीं है। B फाइनल कितना है 2 times B इनिशियल माइनस B इनिशियल कितना है, B इनिशियल कितना हो जाएगा ये 1.01 into 10 raised to 5, 2B minus B is your EI। अब हमारे क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इसके आगे नहीं कर सकते, क्वेश्चन गलत है, सॉल्यूशन भी गलत है। उन लोगों ने झोल के किया है, पॉइंट का लिख दिया B फाइनल माइनस B इनिशियल, पॉइंट का कहाँ से आया, ठीक है, इसके आगे नहीं कर सकते, डेटा इंसर्टिफिकेशन है, डेटा इंसर्टिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर है 4.3। ठीक है, इन बिटवीन एक क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व्ड इन कुकिंग फूड यूजिंग अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या होता है, किस तरह से फूड जो है वो बनता है, जल्दी बनता है, ये तो पता है ना सबको, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, ऐसा क्यों होता है, नहीं पता, स्टीम की वजह से या प्रेशर की वजह से, नाम ही है प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में प्रेशर जो होता है जनरली 2 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होता है, 1 atmosphere is your atmospheric pressure, almost double. So when pressure is increased, boiling point of water is also increased। मतलब अगर 1 एटमॉस्फेयर में वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉइल होगा तो जब हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जाएंगे तो वाटर जो है वो लेट अस से 120 डिग्री सेल्सियस पे या शायद से 200 डिग्री, दिस डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, हायर टेम्परेचर पे वो बॉइल होगा। मतलब आप पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेके जा सकते हो। अब जो खाना है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर पक रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, 200 डिग्री सेल्सियस पे पक रहा है खाना तो जल्दी पक जाएगा। तो दिस इज द रीजन, बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस विद द प्रेशर। प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ाया जाता है बाय उसको पैकिंग बेकिंग करके, है ना, पूरा क्लोज सिस्टम है। तो जैसे ही वाटर को आप हीट करोगे वेपराइज होगा, वेपर प्रेशर क्रिएट होगा अंदर, सो दैट इंक्रीजेस ओवरऑल प्रेशर। प्रेशर बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इसकी वजह से वाटर जो है वो हाई टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहेगा, तो वो जल्दी से खाना पका लेगा। दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल यूज्ड इन योर प्रेशर कुकर। ठीक है, और उसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर सीटी होती है। सीटी हम लोग कैसे करते हैं कि हम काउंट करते हैं 3 सीटी हो गई, मतलब दाल पक गई है 5 सीटी, वो वैसा नहीं होता है एक्चुअली। यू हैव टू काउंट द टाइम, कितने टाइम के अंदर खाना पक रहा है ना, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें टाइम फैक्टर है। प्रेशर मेंटेन करने के लिए वो सीटी है कि एक्सेस प्रेशर ना हो जाए, अदरवाइज ब्लास्ट हो सकता है ना, जरूरत से ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो इट विल बिहेव लाइक अ बॉम्ब, ब्लास्ट हो सकता है कुकर, और वो ब्लास्ट ना हो इसलिए वहाँ पर वो सीटी दिया और एक और सेफ्टी वाल्व दिया रहता है कि एक लेवल से ज़्यादा प्रेशर हो गया तो वो ब्लास्ट ना हो, वहाँ से गैस रिलीज हो जाए सारा। ठीक है, तो सीटी काउंट करके खाना पकाने की जरूरत नहीं है, बट इंडियन लोग वही करते हैं, हम सीटी काउंट करते हैं, है ना। आप टाइम लगा के भी खाना बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा लेना है अभी हमने को, एग्जाम्पल नंबर है 4.3। एग्जाम्पल 4.3 लेंगे, वो इन बिटवीन सारा मैंने थियरी पढ़ा दिया आपको, है ना। एग्जाम्पल 4.3 में क्या बोला है, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक पहले क्वेश्चन का पिक्चर बनाना है। यहाँ पर पिक्चर बनाते हैं। सपोज ये कंटेनर है, इसके अंदर आपके पास क्या है 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड वाटर है। ठीक है,
आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, गैस पे रख के हीट कैसे भी करके, ठीक है। आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, और क्या हो गया, ऑल ऑफ इट इज कन्वर्टेड टू स्टीम, सारा का सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा वाटर क्या हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। इनिशियल टेम्परेचर कितना था वाटर का, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, देखो तो क्वेश्चन में दिया है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा है, मतलब यही स्टार्टिंग कंडीशन है, यही इनिशियल टेम्परेचर। इससे पहले क्या हुआ हमें नहीं पता, यहाँ से आगे स्टडी कर रहे हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग टेम्परेचर, है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर और स्टीम ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। हीट ज़्यादा है तो स्टीम ज़्यादा, हीट कम है तो वाटर ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग तो कंटिन्यूस हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, सारा का सारा वाटर धीरे धीरे करके स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, so this is the situation. If the change in state takes place at atmospheric pressure, pressure हमें दिया हुआ है, atmospheric pressure कितना होता है, पास्कल, ठीक है, 1.013 into 10⁵ पास्कल। Calculate the energy transferred to the system, पहला ये कैलकुलेट करता है। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 4.3 है, कैलकुलेट एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम। मुझे बताओ, जब वाटर को बॉईल करते हो तो क्या उसका टेम्परेचर चेंज होता है, बॉईल कर रहे हो तो 100 डिग्री से 101 होगा क्या, 102 होगा क्या, जब ये बॉईल हो रहा है, स्टार्टिंग कंडीशन ही 100 डिग्री दिया है, उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, तो हीट तो सप्लाई कर रहे हैं। हमने क्या सीखा कि अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो mc डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट सप्लाई करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो इस केस में ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, हीट तो दे रहे, कहाँ जा रही है हीट, स्टीम को कन्वर्ट करना है, वाटर का कन्वर्जन स्टीम में हो रहा है, सो देयर इज अ फेज ट्रांजिशन, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में फेज चेंज और फेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो फेज ट्रांजिशन में एनर्जी यूज होता है, होता क्या है पता है क्या, जो वाटर के मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं, वाटर के अंदर के बॉन्ड्स नहीं, H और O के बॉन्ड नहीं, वाटर के जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं जिसको, तो उसको जब एनर्जी सप्लाई किया तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, ठीक है। डिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा कि वाटर का स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी लगता है ना, कहाँ से आ रहा है, हीट से। तो हीट कहाँ यूज हो रहा है, टू चेंज द फेज, एंड दिस हीट इज नॉट रिफ्लेक्टेड एज चेंज इन टेम्परेचर, सो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फेज चेंज, ठीक है। कभी भी स्टेट ऑफ जो भी फेज है वो चेंज होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में से कभी भी जब भी फेज चेंज होगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और ऐसे केस में एक हीट जो है ये यूटिलाइज होता है फेज चेंज के लिए, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा उतना ज्यादा हीट लगेगा, ऑब्वियस है। सो दैट फॉर्मूला इज m times L, where L is constant of proportionality, it is called latent heat। याद करो, ऐसा कुछ कभी पढ़ा है क्या स्कूल में या फिजिक्स में 11th में, latent heat। latent heat का मतलब है हिडन हीट, छुपी हुई है, क्योंकि हम लोग हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए बट नहीं बढ़ रहा है, मतलब हीट कहीं तो छुप गई, कहाँ चले गए, तो वो फेज चेंज करने में चली गई, तो वहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, हीट सप्लाई इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस टाइम्स द लेटेंट हीट। कब लगाना है, जब भी फेज चेंज होगा तब ये फॉर्मूला लगा सकते हो, जब टेम्परेचर चेंज होगा ये फॉर्मूला, फेज चेंज होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम, कितनी एनर्जी सिस्टम को ट्रांसफर किया, मतलब हमें हीट सप्लाई पूछा है, कितना हीट सप्लाई होगा, तो m इंटू एम कितना है 1 किलोग्राम, L ये जो है ये कांस्टेंट होता है फॉर वाटर, एट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ L, LF एंड LV। LF स्टैंड्स फॉर latent heat of फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है, कौन फ्यूज होगा, आइस फ्यूज होगा, आइस मेल्ट होगा, तो latent heat of fusion।
और दूसरा होता है LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कौन वेपराइज होगा? वाटर, ठीक है। तो ये कब होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाली वैल्यू, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये वाली वैल्यू। इसकी वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेगी, दो अलग अलग यूनिट्स में होती है, बुक में से देख लेते हैं क्या वैल्यू है, ठीक है। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो दी आपने को वेपराइजेशन जो दिया है वो 2256 दिया है, 2256 किलोजूल पर किलोग्राम। इसका वैल्यू दिया है 2256 किलोजूल पर किलोग्राम। यूनिट भी याद रखना होगा आपको, यूनिट भी याद रखना होगा, ठीक है। तो बस डाल दो यहाँ पर Q इक्वल टू ml, m है 1, L है 2256 किलोजूल पर किलोग्राम। ये किलोग्राम में है, किलोग्राम किलोग्राम कट हो जाएगा, यूनिट आ जाएगा 2256 किलोजूल। इतनी ही यूज हो जाएगी, लिख लो। फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना सभी को? सेकेंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है देखो, द वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग दिस चेंज। सो वर्क डन निकालना है, और कुछ डेटा दिया है देखो वर्क डन के लिए। गिवन द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम 1 into 10⁻³ मीटर क्यूब in liquid form to 1.671 meter cube when it is in the steam form। तो हमें इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम दिया है, वो भी लिख लेते हैं, यहाँ कहीं तो लिखते हैं। ये मैं इरेज कर दूँ, ये वाला पार्ट, हाँ ये पार्ट वैसे भी क्वेश्चन का पार्ट है। जनरली लेटेंट हीट का वैल्यूज दे देते हैं, बट कभी कभी नहीं देते एग्जाम में, तो आपको वो वैल्यू लर्न करना है। वाटर का लेटेंट हीट जो है उसकी वैल्यू लर्न कर लो, ठीक है। सो अभी सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? वर्क डन फाइंड करना है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी। प्रेशर दिया है V इनिशियल से V फाइनल, सही है। सो यू नीड इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम, वो दिया है क्वेश्चन में, देखो। इनिशियल वॉल्यूम इज 1.0 into 10 कितना है मीटर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम कितना है 1 into 10 कुछ नहीं है ना, मीटर क्यूब। तो क्या आगे का सॉल्व? प्रेशर इज गिवन, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो यू कैन राइट दिस एज P इंटीग्रेशन dV, और इंटीग्रेशन dV हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल। कर सकते हो आगे सॉल्व, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ प्रेशर, पुट द वैल्यू ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर, सो फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर याद रखना दिस इज 10⁻³ है ना। करो सॉल्व। प्रेशर है 1.01 into 10⁵, फाइनल वॉल्यूम इज 1.671। इनिशियल वॉल्यूम को ऐसे लिख लेंगे 10⁻³ 0.001, सही है क्या? सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा 1.670 ना, एंड नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 1.67 into 1.01, तो ये मल्टीप्लिकेशन करो 10⁵ करो। किलोजूल में करना है तो दिस विल बी 168 पॉइंट, किलोजूल में करना है तो 10⁸, हाँ 168.67 किलोजूल, किलोजूल में अगर करना है तो, अदरवाइज ऐसा भी रख सकते हो।
कर देना मेरे 169 आ रहा है होगा, हमारा कितना आ रहा है 168.6, ठीक है। पर बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या लिखेंगे, dq इक्वल टू du प्लस dw। dq कितना है 2256 है किलोजूल, du नहीं पता, वर्क डन कितना है 168.67, इसको राउंड फिगर करना तो कर लो 169 कर लो। सो du हो जाएगा आपका 2256 किलोजूल माइनस 168.67 को 7 लिख लो, एडजस्ट इतना तो राउंड ऑफ कर ही सकता है, सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट विल बी इन किलोजूल, इतना इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बस कुछ फॉर्मूले बताने के आपको। ये लेसन की खास बात ये है कि इसमें क्वेश्चन टफ नहीं होता है। एवढं झालं का सगळ्यांचं? सबका है कैसे मतलब करो ना, कैलकुलेट तो करो क्या है। उनका 2096 है, अपना उसके आसपास का आने चाहिए थोड़ा बहुत। सर त्यांनी 2256 कोणी मग एक्झॅक्ट आहे 2265 का 2256? अच्छा प्रिंटिंग आहे ॲज युजल, टेक्स्ट बुक नेहमी प्रिंटिंग मिस्टेक करतात होता। अच्छा एक काम करा, गूगल करून ते लॅटेंट हीटची व्हॅल्यू फाइंड करा बरं, लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन हे फाइंड करा गूगलवर ना, ती व्हॅल्यू कुठली आहे 2256 का 65 ते माहिती पाहिजे ना। सो नेक्स्ट है एग्जांपल 4.4, 104 किलोजूल ऑफ वर्क डन ऑन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, हमें वॉल्यूम नहीं दिया है। इफ द गैस रिलीजेस 125 किलोजूल ऑफ हीट, हमें dq दिया है, वर्क दिया है, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीट पता है, वर्क डन पता है, इंटरनल एनर्जी निकालना है, कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट लोग कर सकते हो क्या खुद से? चलो करो, अभी एग्जांपल 4.4 करना है, अभी सभी लोग करेंगे सब। बुक का सॉल्यूशन गलत हो सकता है, अपना अपना करना है, सिर्फ गिवन डेटा देखना है बुक में से। अच्छा उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त वर्क इज डन ऑन गैस, वर्क इज डन ऑन गैस, तो वर्क डन को क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? वर्क डन ऑन द गैस है, क्या कन्वेंशन था देखो ना, मैंने आज तो लिखा है। हाँ, वर्क डन ऑन गैस को नेगेटिव लेंगे, तो वहां पर जब फॉर्मूला में डालोगे तो वर्क डन का साइन माइनस लेना है, ठीक है। और हीट क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है या ऐड हो रहा है? हीट सिस्टम से बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है? हीट जब बाहर जाएगा तो उसको क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। हीट जब अंदर आता है तो पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ हीट बाहर जा रहा है तो उसको भी नेगेटिव लेना है। सो फॉर्मूला में डालते वक्त दोनों वैल्यूज को नेगेटिव डालना है, क्लियर है? करो सब।